तो दोस्तों आज का मोटिवेशन थॉट होने वाला है कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। इसीलिए कहता हूँ फोकस ऑन योर ड्रीम। जो सपना देखा है उसे पूरा करना है तो करना है। सपना भी आपका है तो पूरा भी आपको ही करना है। जोश जुनून के साथ में तैयारी कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। इसीलिए कहता हूँ लगे रहो, डटे रहो। ऑल द बेस्ट। तब हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल AW पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे धान के बारे में। दोस्तों धान जो क्रॉप है वो उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। क्या इसका वनस्पतिक नाम है, उसमें मतलब कि क्या बोलते हैं, इससे क्या महत्व है, क्या जलवायु है, कौन सी इसकी मृदा रहने वाली है, इसमें कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, कौन सा रोग लगता है और कौन से मतलब इंसेक्ट कीड़े लगते हैं इसमें, कैसे इनका नियंत्रण करेंगे, किस किस खरपतवार होता है और खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो दोस्तों इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा धान। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा धान। तो धान में अपन पहले पढ़ेंगे इसका बॉटनिकल नेम, यानी कि इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या रहने वाला है। तो पहले पढ़ेंगे इसका यानी वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम, तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो ओराइजा सेटाइवा। ठीक है ना, ये धान का नाम होगा ओराइजा सेटाइवा, इसका जो वानस्पतिक नाम होगा। उसके बाद में बात की जाए इसकी कुल की, तो दोस्तों कुल हमने पहले भी पढ़ा दिए हैं सभी क्रॉपों के, और आप देख लेना वीडियो नहीं देखिए तो इसका जो कुल होने वाला है वो होगा ग्रेमिनी घासकुल या पोएसी। ठीक है ना, पोएसी, ग्रेमिनी घासकुल या पोएसी एक ही कुल को बोला जाता है। एक ही कुल के पर्यायवाची लगा लो या फिर अन्य नाम लगा लो। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है यानी कि गुणसूत्र, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 24, यानी कि 24 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है धान के अंदर। अब बात करेंगे दोस्तों धान के महत्व। तो दोस्तों आपके जो NCERT में दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग वही टॉपिक उठाएंगे अपन और उसी को अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तो बात करें महत्व, तो इसके महत्व अपन को क्या क्या पढ़ना है। महत्व, तो दोस्तों धान है वो एक खाद्यान्न फसल है, बिल्कुल। तो धान को मतलब खाने के काम में लिया जाता है। उसके अलावा क्या क्या काम में लिया जाता है, तो धान में जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, स्टोर्स पाया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। वो पाया जाता है 77 से और 79%, यानी 77 से 79% इसमें कार्बोहाइड्रेट में जो स्टोर्स है वो पाया जाता है। तो स्टोर्स का उपयोग क्या किया जाता है कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं ना वो इस स्टोर्स का उपयोग कपड़े बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? कपड़े बनाने में, यानी स्टोर्स का उपयोग किया जाता है, कपड़े बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो धान की जो पुआल बस्ती है ना, पुआल बस्ती है, जो चारा बस्ता है या पुआल बस्ती है, उसका उपयोग क्या करते हैं कि मतलब कि जो ग्लास होते हैं ना, ग्लास जो मतलब शीशे होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया जाता है। क्योंकि जब ग्लास के चारों तरफ उसको लगा देंगे ना तो वो क्रैक नहीं होंगे, सेफ तरीके से जाएंगे। तो इसलिए इस जगह पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये महत्व हो गए। इसमें अपन को पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी पाई जाती है? 77 से 79% पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसको स्टोर्स भी बोल सकते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर्स पाई जाती है। ठीक है ना। उसके अलावा बात की जाए दोस्तों, तो उसके अलावा बात करेंगे कि जो भारत है, तो भारत के अंदर सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो ये होता है पश्चिम बंगाल के अंदर सर्वाधिक धान बोई जाती है और सर्वाधिक धान का जो उत्पादन है वो भी वहीं पर होता है। तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है इसका भारत में वो कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए राजस्थान की, तो दोस्तों राजस्थान में पीछे नहीं रहेगा, ये इंडिया हो गया और ये होगा राजस्थान। तो राजस्थान में इसका उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? राजस्थान में होता है इसका उत्पादन बूंदी में। तो जो बूंदी जिला है वहाँ पर धान का उत्पादन सर्वाधिक, राजस्थान में धान का उत्पादन कहाँ पर होता है तो वो होता है बूंदी में। उसके बाद में बात करेंगे अपन, देखो महत्व हो गया। महत्व के बाद में अपन बात करेंगे जलवायु की। दोस्तों किस जलवायु का पौधा है ये? जलवायु, उष्ण एवं नम जलवायु। नम क्षेत्रों में या नम जलवायु इसके लिए उपयुक्त रहती है। अब बात की जाए इसकी बढ़वार के लिए, यानी कि जिसकी वृद्धि के लिए कितना तापमान चाहिए और पकने के लिए कितना तापमान चाहिए। तो इसकी वृद्धि के लिए तापमान की आवश्यकता होगी, वृद्धि के लिए तापमान की आवश्यकता होगी कितना चाहिए? 20 से और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री। ठीक है ना। और बात की जाए पकने के लिए,
पकने के लिए चाहिए, तो पकने के लिए चाहिए होगा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि जलवायु उष्ण एवं नम जलवायु का पौधा होता है, इसकी वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री और पकने के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब बात की जाए दोस्तों सी मृदा की, तो धान के लिए कौन सी मृदा आवश्यक होती है? मृदा। तो इसके लिए दोमट मृदा, दोमट व काली मृदा उपयुक्त रहती है। दोमट व काली मृदा धान के लिए उपयुक्त रहती है। यानी जिन क्षेत्रों में दोमट व काली मृदा है वहां पर धान आसानी से उग सकती है, उगाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन बात करेंगे, अपन ने पढ़ लिया था कि मृदा के बाद में आएगी खेत की तैयारी। यानी खेत की तैयारी कैसे की जाए, जो धान की खेती है उसकी तैयारी कैसे की जाए, यानी खेत की तैयारी। ठीक है ना। तो खेत की तैयारी किस तरह से करेंगे, तो खेत की तैयारी दो तरीके से की जाएगी। एक तो सीधी बुआई के लिए तैयारी करेंगे और एक रुपाई के लिए तैयारी करेंगे। तो सीधी बुआई में क्या होता है कि मतलब बीजों को सीधा ही डाल दिया जाएगा, छिड़क दिया जाएगा खेत के अंदर, इसमें नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती। और जो रुपाई होती है उसके अंदर पहले नर्सरी तैयार करेंगे, नर्सरी में पौधा तैयार होने के बाद में उसमें खेत में रुपाई करेंगे। तो पहली विधि कौन सी है अपनी खेत तैयार करने की, एक तो होता है सीधी बुआई, सीधी बुआई, और दूसरी विधि कौन सी है, रुपाई, रुपाई। ठीक है ना। तो सीधी बुआई में अपन क्या करेंगे, यानी कि पहले क्या करेंगे, इसमें ये खेत है, खेत में अपन एक बार क्या करेंगे, इसमें जोत लगा दी, जोत लगाने के बाद इसमें सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में क्या करेंगे अपन, जो सिंचाई करने के बाद 7 दिन बाद में इसमें खरपतवार दिखने लग जाते हैं, तो 7 दिन बाद में फिर से एक बार जोत लगा दें अच्छी तरह से, पाटा वाटा लगा करके, और सही तरीके से खेत को समतल कर देंगे, जिससे ये सीधी बुआई के लिए तैयार हो जाएगा। और रुपाई में क्या करेंगे अपन दोस्तों, रुपाई में पहले नर्सरी तैयार की जाएगी। इसमें क्या की जाएगी, पहले नर्सरी तैयार की जाएगी। नर्सरी तैयार होगी, नर्सरी में पौधे तैयार करेंगे, पौधे तैयार करने के बाद में फिर रुपाई होगी। तो नर्सरी कितने तरीके की वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया, क्या हो गया अपना रुपाई, खेत की तैयारी हो गई। खेत की तैयारी के बाद में क्या आएगा दोस्तों, उन्नत किस्में आएंगी। उन्नत किस्में देख लेते हैं अपन कौन कौन सी है। उन्नत किस्में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उन्नत किस्में, उन्नत किस्में, उन्नत किस्में। ठीक है ना। तो उन्नत किस्मों में क्या होगी, दो तरह की उन्नत किस्म होंगी, मतलब कि एक तो सीधी बुआई के लिए और एक रुपाई के लिए। तो पहले पढ़ लेते हैं हम रुपाई के लिए कौन कौन सी किस्म होंगी। तो पढ़ेंगे हम पहले रुपाई, यानी रुपाई नर्सरी करेंगे, नर्सरी में तैयार करेंगे, पहले इनको नर्सरी में तैयार करेंगे, नर्सरी में तैयार करने के बाद में खेत में रुपाई करेंगे इनकी। ठीक है ना। और सीधी बुआई के लिए अलग होंगी और रुपाई के लिए अलग होंगी। तो रुपाई में अपन जो कौन कौन सी वैरायटी है उनके बारे में बात करें तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटीज है, उनको देख लेते हैं। पहले एक होती है जया। तो जया से जादुई किस्म है दोस्तों ये भारत की, यानी भारत की जादुई किस्म है, भारत की जादुई किस्म, जादुई किस्म है ये। अब दोस्तों भारत की जादुई किस्म है तो मतलब संसार तो कैसे पीछे रह सकता है। तो यानी कि विश्व की भी एक जादुई किस्म है, तो वो कौन सी होती है, IR8, IR8 ये होती है विश्व की जादुई किस्म, विश्व की जादुई किस्म, जादुई किस्म। उसके बाद में बात की जाएगी उत्परिवर्तित किस्म। तो उत्परिवर्तित किस्म भी होगी इसकी, तो होगी जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। धान की एकमात्र उत्परिवर्तित किस्म होती है, धान की उत्परिवर्तित किस्म है ये। उत्परिवर्तित किस्म है ये। ठीक है ना। उसके बाद में की जाएगी कि उत्परिवर्तित किस्म हो गई। अब लवण जो मतलब कि लवणीय क्षेत्र होते हैं उनके लिए भी ये किस्मों की आवश्यकता होगी कि लवणीय क्षेत्रों में कैसी बोई जाए। तो लवणीय क्षेत्रों के लिए होगी लूणीश्री, लूणीश्री। तो लूणीश्री इसमें आ गया ले, लू आ गया तो लू से लवण, लवण। सहनशील, सहनशील। ठीक है ना। लवण सहनशील हो गई। अब उसके बाद में दोस्तों बात की जाए, ये हो गई 1 2 3 4, 4 किस्म हो गई। एक है दोस्तों PRH10, यानी कि जो नेक्स्ट वेराइटी है वो है PRH10। ये होती है विश्व की प्रथम संकर बासमती किस्म। ये PRH10 क्या है, PRH10 विश्व की प्रथम, विश्व की है ये, विश्व की प्रथम संकर बासमती किस्म है ये, संकर बासमती,
बासमती किस्में। और दोस्तों विश्व की हो सकती है तो भारत की नहीं हो सकती, तो भारत की भी है किस्में, तो भारत की है CORH फर्स्ट, RH और फर्स्ट, ये होती है भारत की, तो ये भारत की। लेकिन दोस्तों बासमती किस्म नहीं है, ये ओनली फॉर संकर किस्म है, प्रथम संकर किस्म है, ये प्रथम संकर किस्म है, ठीक है ना। उसके बाद में है अन्य किस्म है सीता, रत्ना, माही, सुगंधा। जैसे कि सीता अन्य किस्म है, सीता है, सीता हो गई, रत्न हो गई, माही हो गई और सुगंधा हो गई। ये वैरायटीज है, यानी 10 वैरायटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वैरायटी हैं जो रोपाई में काम ली जाती है, यानी जो रोपाई करते हैं ना अपन, तो रोपाई में काम ली जाती हैं। और बात की जाए रोपाई के अलावा सीधी बुआई में भी काम ली जाती हैं, वो कौन सी वैरायटी उनको भी बता दीजिए। तो सीधी बुआई में अपन सीधी बुआई, तो सीधी बुआई के लिए कौन कौन सी वैरायटीज हैं, इसके लिए एक तो बाला होगी और दूसरी होगी पूसा 2 और पूसा 21। ये वैरायटी सीधी बुआई, मतलब सीधी अपन जो छिड़क करके बुआई करते हैं ना, जैसे गेहूं बाजरे की करते हैं वैसे बुआई करेंगे, तो उसके लिए बाला और पूसा 1, पूसा 2 या पूसा 21 ये वैरायटी लेनी पड़ेगी। और यदि अपन नर्सरी में तैयार करेंगे, नर्सरी में तैयार करने के बाद में उसमें खेत में रोपाई करेंगे, तो उनके लिए ये वैरायटी। दोस्तों वैरायटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी वैरायटी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएगी, ठीक है ना। ये हो गई आपकी वैरायटीज खत्म। अपना टॉपिक है बीज दर। बीज दर, तो दोस्तों बीज दर ली जाएगी, यानी कि सीधी बुआई के लिए लेंगे अपन सीधी बुआई, सीधी बुआई। तो सीधी बुआई के लिए कितनी लेंगे अपन, तो सीधी बुआई के लेंगे 80 से 100 kg, 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर। और रोपाई के लिए लेंगे रोपाई। दोस्तों रोपाई में क्या करेंगे अपन, नर्सरी तैयार करेंगे, तो इसके लिए कम, मतलब कि जो कम सीड की आवश्यकता होगी, तो इसमें लेंगे 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर के लिए 40 से 50 kg लेंगे, ठीक है ना। बीज दर हो गई। बीज दर होने के बाद में बीज उपचार करना भी जरूरी है, क्योंकि बीजों को बो देंगे, उनमें पहली बात तो अपन जो बीज लिए वो अंकुरित नहीं होंगे, या तो उनके लिए मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ताकि वो अंकुरित हो, और नहीं हो तो उन बीजों को अलग कर दें। तो अंकुरित बीजोपचार कैसे करेंगे, बीजोपचार तो बीजोपचार कैसे करेंगे दोस्तों, 2% नमक का घोल लेंगे, ठीक है ना, 2% नमक का घोल, नमक का घोल। तो नमक का घोल लेंगे। तो नमक अब क्या करेंगे अपन, जैसे कि ये एक पात्र लिया, ठीक है ना, इसमें अपन ने मतलब कि ये सीड ले लिए, ठीक है ना, सीधी बुआई वाले सीड ले लिए, बीज ले लिए, बीजों को अपन डाल देंगे इसमें। ये पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, बीज अपन डाल दिए, इसमें डाल दिए बीज, ठीक है ना, बीज डाल देंगे अपन, मतलब कि बीजों को डालेंगे ना, तो जो थोते बीज होंगे अंदर से, मतलब कि थोते होंगे, तो वो तो ऊपर तैरने लग जाएंगे, पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे, ठीक है ना। और जो एकदम सही बीज होंगे, मतलब कि जिनको उगाया जा सकता है, वो अंकुरण क्षमता बढ़िया होगी उनकी, तो वो यहाँ पर जो यहाँ है ना, जो सतह होगी वहाँ पर आके बैठ जाएंगे। ऊपर के बीज है उनको सबन को अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये थोते बीज है, और थोते बीजों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जो अंकुरण क्षमता है वो बढ़िया नहीं है, ये खराब बीज है, तो खराब बीजों को हटा देंगे। और जो अच्छे बीज होंगे उनको मतलब कि उगाने के लिए मतलब कि रेडी कर लेंगे, या इनको एक पात्र में अलग कर लेंगे। इनको धोने के बाद में अच्छी तरह धो लेंगे, धोने के बाद में बुआई के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में यदि अंकुरण क्षमता बढ़ानी है इन्हीं बीजों की, जैसे कि अपन बोना है, अपन को फट से लेना है, तो इनकी अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए वे वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए, तो अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए और पौधे की वृद्धि के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग किया जाएगा। कितना, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग किया जाएगा। क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि जो ये बीज है ना, इनकी सॉलिड बॉडी बनाने के लिए
सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग किया जाएगा। सीधी सी बात ये याद रखनी है कि मतलब बीजोपचार करेंगे तो 2% नमक का घोल लेंगे और नमक का घोल में जो बीज लेंगे उनको डाल देंगे। डालने के बाद में जो थोते बीज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, मतलब खराब बीज उनको हटा देंगे। हटाने के बाद में जो सही बीज हैं उनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद उनको अच्छी तरह से धो देंगे। अब जो बीज बचे उनकी यदि आप अंकुरण क्षमता बढ़ाना चाहते हो और बोने के बाद में जो वृद्धि है उस ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड में उनको डाल दें। डालने के बाद में फिर उनको निकाल लें और उनकी बुआई करने के लिए वो तैयार है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, ये हो गई। इसके बाद में दोस्तों अपन जो टॉपिक होगा अब है बुआई। तो दोस्तों बुआई करना भी जरूरी है। तो बुआई करेंगे कब, एक सही मौसम होना चाहिए उसके लिए। तो बुआई की जाएगी दोस्तों 15 जुलाई से पहले पहले इनकी बुआई कर दो। 15 जुलाई शुभ मुहूर्त, जैसे शादी का शुभ मुहूर्त नहीं होता कि, तो वैसे ही इनका मुहूर्त होता है कि 15 जुलाई से पहले पहले आपको धान को बो देना है, वरना फिर सावन निकल गया तो निकल गया, फिर रह ही जाओगे, है ना। उसके बाद में क्या होगा, अगला टॉपिक अपना क्या होने वाला है, यानी बुआई की विधियाँ। तो दोस्तों अपन ने जो सीधी बुआई और रोपण, ये 2 तरीके की अपन पढ़ते आ रहे हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे भाई क्या क्या सिस्टम है, सीधी बुआई का क्या सिस्टम है और रोपण का क्या सिस्टम है। तो यानी कि बुआई की विधियाँ, बुआई की विधियाँ, ठीक है। अब बुआई की विधियाँ कितने प्रकार की होती है, अपन ने बताई थी 2 प्रकार की होती है। एक तो होगी सीधी बुआई, सीधी बुआई करेंगे, और एक करेंगे रोपाई। अब रोपाई तो दोस्तों सीधी बुआई में बताया था, तो सीधी बुआई में देखो कुछ नहीं करना होता है, जो सीड होते हैं ना उनको तैयार करो, तैयार करने के बाद में सीधा फेंको खेत में, ठीक है ना। तो ये हो गई सीधी बुआई। और रोपाई में क्या करेंगे, पहले नर्सरी तैयार करेंगे, नर्सरी तैयार करने के बाद में उनको एक मतलब कि नर्सरी तैयार करने के बाद में जो पौधे तैयार हो जाएंगे उनको खेत में लगा देंगे, ठीक है। अब सीधी बुआई 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक तो होती है छिड़कवा, एक तो होती है पंक्तियों में, पंक्तियाँ, एक तो होगी क्या पंक्तियों में, और दूसरी क्या होगी छिड़कवा। तो दोस्तों पंक्तियों में क्या होगा कि जो पंक्तियों में जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाएगी, जैसे हल है ना, जैसे कि अपने बीज है या तो हाथ से फेंकने या फिर हल से लगाने हैं, तो इसमें होगी पंक्तियों। तो पंक्तियों में करने के लिए अपन हल का प्रयोग करेंगे, हल में अपन डालेंगे तो इसकी जो दूरी रखी जाएगी ना, पंक्ति से पंक्ति या कतार से कतार, पंक्ति पंक्ति 20x10 रखी जाएगी, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हाथ से फेंक देंगे, मतलब कोई निश्चित दूरी नहीं होगी, लेकिन जैसे अपन गेहूं बोते हैं ना, गेहूं बोते हैं, बाजरा बोते हैं, ज्वार बोते हैं, उसी तरह से इनको भी फेंकेंगे, मतलब कि सही तरीके से फेंकेंगे ताकि बीज अच्छी तरह से उग पाए, ठीक है ना। तो ये होगी पंक्तियों में, तो ये होगी, और छिड़काव विधि में ये होगी। यानी बुआई की कितनी विधियाँ थी, 2 विधियाँ, एक तो सीधी बुआई थी और एक रोपाई थी। तो सीधी बुआई कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी, एक तो पंक्तियों में और एक छिड़काव विधि। तो पंक्तियों में क्या करेंगे अपन, जो हल की सहायता से बीजों को मतलब एक निश्चित दूरी पर लगाएंगे। तो दूरी कितनी रखेंगे, 20x10 रखेंगे, और छिड़काव हम क्या करेंगे, सीधा हाथ से छिड़क देंगे, ठीक है ना। और अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन, जब से सीधी बुआई पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे रोपाई। तो दोस्तों रोपाई करने से पहले क्या होता है कि जो एक निश्चित, जो 1 हेक्टेयर के लिए एक निश्चित मतलब कि खेत लिया जाता है, या खेत का कॉर्नर लिया जाता है, आधा खेत लिया, आधे से कम ले लिया, जैसे कि ये पूरा खेत है, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर हो गई। 1 हेक्टेयर के लिए मतलब कि जो नर्सरी तैयार करेंगे या तो इतना लेंगे या इतना लेंगे, अपनी अपनी मतलब कि हर विधि है उसकी एक एक क्वालिटी होती है कि इतना स्पेस उनको चाहिए होता है, कि इतने स्पेस में अपन पहले तो नर्सरी तैयार करेंगे, या पौधे तैयार कर लिए। नर्सरी तैयार होने में मतलब कि 20 से 25 दिन, और किसी में लगते हैं 11 से 13 दिन लगते हैं। तो वो भी अपन को बताएंगे किस विधि में कितने दिन लगते हैं और कैसे कैसे पौध तैयार की जाती है ना। तो मतलब इस तरीके से फिर इनको पूरे खेत में तैयार होने के बाद में इनको पूरे खेत में लगा दिया जाता है। तो इस तरह से नर्सरी तैयार करेंगे अपन। तो देखो पहली नर्सरी तैयार करने की विधि अपन पढ़ेंगे, नर्सरी तैयार करने की विधि, नर्सरी तैयार करने की विधि। दोस्तों नर्सरी 3 तरीके से तैयार की जाएगी। अपने जो सिलेबस में दिया ना एनसीईआरटी में, वो 3 तरीके से दे रखा है। एक है पहले तो गीली क्यारी विधि, गीली क्यारी। दूसरा है शुष्क क्यारी, और तीसरा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामों में पूछा जाता है सीधा सीधा, डेपोग विधि। डेपोग विधि 3 विधियां हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक तो गीली क्यारी विधि, नर्सरी कितने तरीके से तैयार की जाती है, 3 तरीके से, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12th क्लास में ये दे रखी है ना।
गीली क्यारी विधि, शुष्क क्यारी विधि और एक डेपोक विधि। तो पहले अपन पढ़ेंगे ये पहली वाली गीली क्यारी विधि क्या होती है। दोस्तों गीली क्यारी विधि क्या होती है कि ये खेत लिया अपन ने, ठीक है ना, इस खेत में पहले अपन सिंचाई कर देंगे, ठीक है। सिंचाई करने के बाद में जो पलवार होता है ना, हल होता है, ट्रैक्टर में लगाते हैं उसको, तो उसकी सहायता से इसमें मतलब कि जो सिंचाई कर रखी है इसमें पानी भर रखा है, खूब दबा के पानी भर रखा है, इसमें ट्रैक्टर चला देंगे। ट्रैक्टर का जो ये मिट्टी है ना, इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी और पानी को दोनों को साथ मिला देगा। और जैसे दही नहीं होता कि दही एकदम की मतलब ठाडा ठाडा सा, तो इसकी मिट्टी को क्या कर देगा, ये ठाडा ठाडा सा कर देगा ना। तो ठाडा करने के बाद में इसे 2 या 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा। सिंचाई करी, जो जुताई करी, जुताई करने के बाद में 1-2 दिन के लिए इसको छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद में अपन क्या करेंगे, जो ये खेत है इसमें क्यारियाँ बनाएंगे। तो क्यारियाँ मतलब कि 1 हेक्टेयर के लिए कितनी क्यारियाँ बनाएंगे अपन, 50 क्यारियाँ बनाएंगे। तो 50 क्यारियाँ ना, उनका जो आकार कितना रहने वाला है, तो क्यारियों का आकार रहने वाला है अपना यानी 8 × 1.25 मीटर रहेगा। 1 हेक्टेयर के लिए कितनी क्यारी बनाएंगे इस खेत में, 50 क्यारी बनाएंगे। 50 क्यारियों में से जो एक क्यारी है उसका आकार कितना रखेंगे, प्रत्येक क्यारी का आकार 8 × 1.25 मीटर रखेंगे, ठीक है ना। अब क्यारियाँ तैयार हो गई, ठीक है। अब क्यारियाँ तैयार हो गई, अब बीज तैयार करेंगे अपन। क्यारियाँ तैयार कर ली, अब इसमें बीज बोना है। तो दोस्तों बीज को बोने के लिए पहले उसको अंकुरित करेंगे। तो अंकुरित किस तरह से करेंगे कि ये पात्र लिए अपन ने, ठीक है, ये पात्र लिया, इसमें मतलब कि पानी भर दिया। पानी भरने के बाद में 24 घंटे तक इसमें बीजों को डाल दिया जाएगा। क्यों डाल दिया जाएगा, ताकि जो बीज गीले हो जाएं, गीले होने के बाद में अंकुरित जल्दी हो जाए। तो अंकुरित कैसे होंगे ये भी अपन बता रहे हैं कि इसमें डाल दिए, 24 घंटे तक बीजों को डाल दिया। 24 घंटे बाद में इनको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद में ये जो जैसे कि अपनी जो फर्श होती है उस पर इनको डाल देंगे। डालने के बाद में जैसे कि ये बीज है, इनको डाल दिया है ना, फर्श पे नीचे बिछा दिया। बिछाने के बाद में इनके ऊपर जो बोरी होती है ना, टाट होती है, बोरी की टाट, उनको इनके ऊपर रख देंगे। ऊपर रखने से क्या होगा कि जो ये बीज होता है ना, इनमें गर्माहट आएगी। गर्माहट आने के कारण जो अंकुरण क्षमता है ना इनकी, मतलब फट से अंकुरित हो जाएंगे। गर्मी आएगी, गर्मी आने के कारण में जो इनके बीज है ना फटाफट से अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए अंकुरित। अंकुरित होने के बाद में अब इनको बोने के लिए अपन तैयार करेंगे, ठीक है। तो बोने के लिए तैयार हैं। तैयार करने से पहले जो क्यारी हैं 50 क्यारी, उनमें खाद एवं उर्वरक भी दिया जाएगा। तो वो कितना दिया जाएगा, तो दोस्तों यूरिया की मात्रा दी जाएगी। यूरिया दिया जाएगा 250 ग्राम। और जो SSP सिंगल सुपर फास्फेट यानी सिंगल सुपर फास्फेट SSP ये दिया जाएगा 500 ग्राम प्रत्येक क्यारी में दिया जाएगा, ठीक है ना। अपन ने क्या किया गीली क्यारी विधि में, पहले तो खेत में पानी डाला। पानी भरने के बाद में उसमें जुताई की। जुताई करने के बाद में क्या करेंगे, 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में उसमें क्यारियाँ बनाएंगे। 1 हेक्टेयर के लिए कितनी क्यारियाँ बनाएंगे, नर्सरी तैयार करें, नर्सरी का सिस्टम है। 1 हेक्टेयर के लिए कितनी क्यारियाँ बनाएंगे, तो 50 क्यारियाँ बनाएंगे। 50 क्यारियों का आकार कितना रखेंगे, तो ये प्रत्येक क्यारी का आकार रखेंगे। 50 क्यारी बनाएंगे, उसमें से प्रत्येक क्यारी का आकार कितना रखना है, 8 × 1.25 मीटर रखना है प्रत्येक क्यारी का आकार। क्यारियाँ बन गई। क्यारियाँ बनने के बाद में अपन बीज तैयार करेंगे, क्योंकि बीज को बोना भी उसमें। तो बीज तैयार करने के लिए जो बीज तैयार करेंगे अपन उसको पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद उसमें बोरी डाल देंगे। बोरिया टाट होता है ना, उसको डाल दिया, तो जिससे बीज अंकुरित हो गए। अंकुरित होने के बाद में ये बीज बोने के लिए तैयार हैं। तो अब जैसे कि ये इनमें खाद भी देना पड़ेगा। तो खाद दिया अपन ने यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट भी। यूरिया की कितनी मात्रा, 250 ग्राम, और सिंगल सुपर फास्फेट की कितनी मात्रा देंगे, 500 ग्राम देंगे। दोस्तों जो एक क्यारी है इसमें जो ये बीज अपन ने तैयार किए हैं वो कितने डालेंगे, तो एक क्यारी में 500 से नहीं 750 से और मतलब कि 1 kg तक की 750 ग्राम से, यानी एक क्यारी में 750 ग्राम से लेकर के 1 kg तक बीज इसमें एक क्यारी में अपन डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये गीली क्यारी विधि है, ये तैयार हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन कौन सी विधि थी, शुष्क क्यारी विधि। दोस्तों शुष्क क्यारी विधि है वो भी कुछ इस तरह से थी। तो शुष्क क्यारी विधि में क्या होता है, यानी कि शुष्क क्यारी विधि दूसरी विधि थी अपनी, शुष्क क्यारी विधि। तो शुष्क क्यारी ये दूसरी विधि थी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पानी मतलब ये उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पर पानी की कमी होती है। तो इसमें क्या करेंगे, अपन जो खेत है इसमें जुताई कर देंगे बिगर पानी डाले। उसमें तो अपन ने पहले पानी डाला था, लेकिन इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, बिगर कार्य। उसमें मतलब कि एक जुताई करेंगे। एक जुताई करने के बाद में मतलब कि 2-3 दिन बाद में फिर अच्छी तरीके से 2-3 जुताई करेंगे पलवार की सहायता से, और क्यारियाँ बना देंगे। क्यारियाँ कैसे बनाएंगे, तो क्यारियाँ जैसे गीली क्यारी विधि में बनाई थी ना, 50 क्यारियाँ बनाएंगे। 50 क्यारियाँ बनानी है 1 हेक्टेयर के लिए। 50 क्यारियों का आकार, प्रत्येक क्यारी का आकार 8 × 1.25 रखेंगे, ठीक है ना। 1.25 रख लिया अपन ने। और जो इसमें खाद एवं उर्वरक देना है वो यूरिया देना है और SSP देना है। यूरिया और SSP देना है। यूरिया की मात्रा कितनी लगेगी, उसमें लगी थी इतनी लगेगी, यानी 250 ग्राम लगेगी। और इसमें कितनी लगेगी, हमें 500 ग्राम लगेगी।
ग्राम लगनी है ये अपने। और फिर ये मतलब इसमें हल्की सी सिंचाई कर देंगे। ये देने के बाद में जो बीज अंकुरित बीजों को इसमें डालेंगे, तो अंकुरित बीजों को डालने से पहले इसमें सिंचाई कर देंगे हल्की सी। और सिंचाई या तो बारिश नहीं हो तो सिंचाई करनी है, बारिश हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंचाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो बीज है इनको डाल दिया जाएगा। डालने के बाद में आपकी फिर जो तैयार हो जाएंगे दोस्तों, जो गीली क्यारी विधि वो होती है, यानी कि ये कितने दिन में 25 से 30 दिन में ये तैयार हो जाती है। अपन जो प्रक्रिया अपना रहे हैं ना, ये 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएंगे दोनों विधियों में, ठीक है ना। इस विधि में, शुष्क क्यारी विधि में और गीली क्यारी विधि में ये 25 से 30 दिन बाद तैयार होने के बाद में ना खेत में अपन रुपाई कर सकते हैं। अब तीसरी विधि अपनी कौन सी है? तीसरी विधि है डेपोक विधि। डेपोक, तो डेपोक में क्या करना है अपन को? डेपोक में देखो मतलब खेत की तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है अपन को, ना तो मिट्टी की जरूरत पड़ेगी इसमें, ना उर्वरक की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या करना है? डेपोक विधि है ये IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, यह मनीला फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में आता है, ठीक है ना। फिलीपींस तो दोस्तों मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो यह विधि यहाँ से विकसित की गई थी। इसमें क्या होता है कि अपन क्या करेंगे, देखो पहले तो अपन मतलब कि इसमें क्या करेंगे, तो बीज अपन को अंकुरित करने हैं। अंकुरित करने का वही सिस्टम है, पानी में डालो 24 घंटे के लिए निकालो, ऊपर बोरी बिछाओ, बोरी बिछाने के बाद में अंकुरित हो गई, ठीक है। अंकुरित यहाँ तक अपन ने कर लिया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि इनको नर्सरी तैयार करने के लिए जो क्षेत्र की आवश्यकता होगी, तो वो कितना क्षेत्र लेंगे? 25 से 30 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जैसे उसमें 50 क्यारी बनाई थी, तो इसमें क्यारी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें अपन को क्षेत्र लेना है 25 से 30 वर्ग फुट क्षेत्र लेना है, ठीक है ना। अपन ने क्षेत्र ले लिया। क्षेत्र लेने के बाद अब क्या करना है, तो अब ये क्षेत्र, इसमें अपन को जो अपन ने जो तैयार किए धान है, धान को अपन ने तैयार किया है, अंकुरित किया है, तो इनको अपन मतलब कि जो सरफेस है ये 25 से 30 वर्ग मीटर ये क्षेत्र हो गया। इसमें अपन या तो केले के पत्ते बिछाएंगे नीचे सतह पर, या फिर मतलब कि पॉलीथीन बिछाएंगे, या फिर सीमेंट की परत हो ना उस पर बिछाएंगे। तो अब अपन जैसे कि अपन ने बिछा दिए मतलब कि केले के पत्ते बिछा लिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये बिछा लिए अपन ने केले के पत्ते, ये हो गए केले के पत्ते। केले के पत्तों के ऊपर अपन अब ये बीज है ना इनको बिछाएंगे। तो बीज बिछाएंगे, जैसे कि ये बीज बिछा दिए। जैसे कि 1 वर्ग मीटर में अपन कितने बीज लगाएंगे? 1 वर्ग मीटर में अपन लगभग 3 kg बीज रखेंगे, ठीक है ना। 1 वर्ग मीटर में 3 kg बीजों को बिछा देंगे, ठीक है। 3 kg बीजों को ऐसे ही अपन पूरी इसमें बिछा लेंगे। 1 वर्ग मीटर में 3 kg बीज आएंगे, लगभग 70 से 90 के बीच में बैठेंगे, है ना। तो ये बिछा दिया अपन ने बीज, ठीक है। अब इनको ना तो अब इसमें क्या करना है, ना तो इनको पोषक तत्व देने की जरूरत है। अब इनमें समय पर इसमें पानी डालते रहेंगे हल्की सी, जैसे कि हाथ में पानी लिया और हल्का हल्का छिड़क दिया। छिड़कने के बाद में अपन क्या होगा, ये मतलब कि 11 से और 13 दिन में ये तैयार हो जाएगी। 11 से और 13 दिन में इस विधि से जो नर्सरी है उसमें जो पौधे हैं वो तैयार हो जाएंगे। पौधों को एक एक करके आसानी से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में ये इनकी रुपाई आसानी से खेत में अपन कर सकते हैं। तो ये विधि है मतलब कि इस कौन सी? डेपोक विधि, ठीक है ना। डेपोक विधि में अपन को क्या ध्यान रखना है, इसमें मिट्टी नहीं लेंगे, ना ही उर्वरक लेंगे। इसमें क्या करेंगे अपन, पहले तो जैसे कि ये है, ये अंकुरित बीज ले लिया। अंकुरित बीजों को केला का पत्ता बिछा लिया। केला का पत्ता बिछाने के बाद में इसमें बीज डाल दिए। 1 वर्ग मीटर में कितने? 1 वर्ग मीटर में 3 kg बीज के आसपास में आएंगे। तो इनको बिछाने के बाद में इन पे हल्का हल्का सा पानी डालते रहेंगे समय समय पर, और 11 से 13 दिन में ये तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद में इनको अलग कर लिया जाएगा। एक एक पौधे को अलग करने के बाद में इनको खेत में आसानी से बिछा दिया जाएगा या मन लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई यानी कि नर्सरी तैयार करने की विधि। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है कि नर्सरी तैयार करने की कितनी विधि है। तो 3 विधियां है, एक तो गीली क्यारी विधि, और एक शुष्क क्यारी विधि, और एक होता है डेपोक विधि। डेपोक विधि तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना खाद एवं उर्वरक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? खाद एवं उर्वरक। खाद और उर्वरक, खाद व उर्वरक। दोस्तों खाद और उर्वरक में फर्क होता है। खाद तो होता है गोबर की खाद हो गई जैसे, और उर्वरक होता है ये मतलब फैक्ट्रियों में निर्मित होते हैं और ये रासायनिक होते हैं। लेकिन जो गोबर की खाद है, ये खाद होती है, ये एकदम नेचुरल होती है। नेचुरल मतलब कि जो अपन बनाते हैं ना गाय भैंस के गोबर से, मूत्र से, अपशिष्ट पदार्थ से, इनके द्वारा एक खाद निर्मित होती है। खाद कई प्रकार की है, उसके बारे में बताएंगे। और जो उर्वरक है ये भी कई प्रकार के होते हैं, और इन्हें मतलब कि अधिक मतलब इनको बनाया जाता है कंपनियों में या फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है इनको, ठीक है ना। तो खाद एवं उर्वरक, तो इसमें जो धान में कितने यानी 20 से 25 टन, 20 से 25 टन
20 से 25 टन गोबर की खाद को क्या बोलते हैं, FYM। उसके बाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी लेंगे, तो दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा लेंगे, यानी कि जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा लेंगे 80 से 120 केजी, 80 से 120 केजी, 120 केजी प्रति हेक्टेयर। किसकी मात्रा लेंगे, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाद में फास्फोरस की और के पोटास की, इनकी मात्रा भी लेनी है। तो जो फास्फोरस की मात्रा लेंगे वो 50 से 60 केजी लेंगे, 50 से 60 केजी, और इसमें लेंगे 25 से 30 केजी, 30 केजी प्रति हेक्टेयर और केजी प्रति हेक्टेयर। यानी खाद इस तरह से लेनी है, 20 से 25 टन लेनी है गोबर की खाद, और 80 से 120 केजी यानी लेनी है नाइट्रोजन, और यानी कि ये लेना है, और क्या बोलते हैं ना इसके लिए 50 से 60 केजी इसमें लेना है फास्फोरस, और ये लेना है 25 से और 30 केजी लेनी है कि पोटास की मात्रा लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसमें खाद डालेंगे। दोस्तों खाद डाल दी, खाद डालने के बाद में इसमें क्या कराया है कि जैसे कि अपन नाइट्रोजन की मात्रा कम देना चाहे तो इसमें नील सेवाल दे देंगे, मतलब रुपाई कर दी, खेत में रुपाई कर दी। रुपाई करने के बाद में इसमें नाइट्रोजन खाद यदि डालना चाहो तो डालो, नहीं तो मत डालो। उसका भी एक उपाय है, उसमें नील हरी सेवाल आते हैं, वो उनको खेत में लगा दो। रुपाई करने के 8 से 7-8 दिन बाद में वो नाइट्रोजन की पूर्ति वो कर सकते हैं। उसके बाद में की बात की जाएगी सिंचाई की। तो दोस्तों सिंचाई कर रहे थे अपन, तो सिंचाई भी आ गई। तो दोस्तों इसमें 100% जल लगता है। तो जल लगता कहाँ पर है उसके बारे में बात करेंगे। तो 40% जल है वो लगेगा, मतलब कि प्रारंभिक अवस्था से लेकर के और जो होते हैं ना कल्ले फूटने तक, प्रारंभिक अवस्था से कल्ले फूटने तक है ना। और 50% जल लगता है वो बालियाँ निकलने से लेकर और जो भुट्टा है ना उसमें दूध बनने की क्रिया समाप्त होने तक, यानी बाली बनने से लेकर के दूध बनने की क्रिया समाप्त होने तक, यानी दुग्ध, आप समझ जाओगे, दुग्ध बनने की क्रिया समाप्त होने तक 50% जल लगता है। और जो 10% जल लगता है तो वो लगता है इसको पकने में, लास्ट में जो पकने में टाइम लगता है ना उसमें 10%, यानी 100% जल कहाँ पर खर्च होगा, यानी कि प्रारंभिक अवस्था से लेकर के कल्ले बनने तक कितने प्रतिशत, 40% जल लग गया। अब 50% जल लगेगा बाली बनने से लेकर दुग्ध बनने की जो अंतिम अवस्था है उस तक 50% जल लग जाएगा, और बाकी का 10% जल है वो मतलब पकने में लग जाएगा। अब बात की जाएगी इसकी अंतरा क्रॉपिंग, यानी जो खरपतवार लग जाते हैं उनको कैसे नष्ट करते हैं। अंतरा कृषि बोलते हैं इसे, अंतरा कृषि। तो अंतरा कृषि है, अंतरा कृषि में अपन पढ़ेंगे खरपतवारों के बारे में। तो यानी कि जो सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उनके लिए और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उनके लिए अलग अलग दवाई देंगे अपन। तो वो दवाई कब देंगे, जब अपन बुआई कर देंगे ना उससे 2 से 3 दिन, मतलब वो पौधे निकलेंगे ना भूमि में उससे पहले अपन को दवाई देनी है, क्योंकि आजकल के लोग है ना आलसी हो जाते हैं, लड़ाई वड़ाई करते नहीं है। तो इसके लिए मतलब जब अपन बोते हैं ना उसी टाइम इसमें दवाई दे देंगे जिससे खरपतवार ही नहीं होंगे। सकड़ी पत्ती होती है ना, सकड़ी पत्ती, तो उसमें लेंगे पेटी लेंगे और उसमें क्लोज कर देंगे, यानी पेटाक्लोर लेंगे 1250 ml को 600 लीटर पानी में मिलाएंगे और खेत में अच्छी तरह से छिड़काव कर देंगे। अब बात करेंगे सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में। ये तो हो गए सकड़ी, अब वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, पायरो जो सल्फ्यूरान, किसका प्रयोग करेंगे, पायरोजो सल्फ्यूरान का प्रयोग करेंगे। इसकी कितनी मात्रा लेंगे, 200 ग्राम मात्रा लेंगे, 200 ग्राम मात्रा लेंगे और इसको 400 से 500 लीटर पानी में मिलाएंगे और इसकी तरह यानी कि 2 से 3 दिन बुआई के 2 से 3 दिन बाद में इसका छिड़काव कर देंगे। ये हो गए। इसके बाद में करेंगे पादप संरक्षण, यानी कि जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उनका नियंत्रण कैसे करेंगे अपन। पादप संरक्षण। तो दोस्तों पादप संरक्षण करने के लिए पहले तो अपन देखते हैं रोग क्या है, कीट क्या है। तो रोग तो होते हैं जो बीमारी, और कीट क्या होते हैं जो कीट अपने जानते हैं ना, जैसे कि मतलब उनको मतलब डैमेज, दोनों को काम तो नष्ट करना ही होता है, लेकिन कीट अलग होते हैं और बीमारी अलग होती है, ठीक है ना। तो अपन पहले तो कीटों का नियंत्रण करेंगे। तो कीटों को नियंत्रण करने के लिए अपने को एक तो तना छेदक होता है और एक होता है, एक तो तना छेदक और एक फुदका। पहला कीट है इसमें तना छेदक व फुदका।
तो तना छेदक और फुदका है, तो तना छेदक जो तने में छेद करता है, क्या यानी कि तना छेदक और फुदका, तो दो कीट हैं तो तने में छेद करता है, तो इसको मतलब कि जैसे बल्ब नहीं होता क्या, बल्ब में छेद करेंगे तो बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज। तो इसी तरह से तने में छेद करेगा तो तना क्या हो जाएगा, फ्यूज। तो यानी इसमें क्या देंगे, कार्बोफ्यूरॉन, यानी फ्यूज से कार्बोफ्यूरॉन याद रखना है, कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोफ्यूरॉन, ठीक है ना। इसमें क्या देंगे अपन, कार्बोफ्यूरॉन। तो दोस्तों कार्बोफ्यूरॉन की कितनी मात्रा देंगे अपन, 20 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन दे देंगे। उसके बाद में जो दूसरा कीट आने वाला है अपना, बग या थ्रिप्स होता है। क्या होता है, बग या थ्रिप्स, बग या वे थ्रिप्स। दोस्तों बग क्या होता है कि जैसे कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, लैपटॉप वगैरह होते हैं, इनमें बग आ जाते हैं। तो बग को सही करने के लिए अपन क्या करेंगे कि एंटीवायरस डालेंगे। क्या डालेंगे अपन, एंटीवायरस डालेंगे। तो इसके लिए जो बग या थ्रिप्स को याद करेंगे कि इनके लिए कौन सी दवाई, तो एंडोसल्फान का प्रयोग किया जाएगा। किसका, एंडोसल्फान, एंडोसल्फान 35 EC का प्रयोग किया जाएगा। EC 500 ml, मतलब कि 500-600 लीटर पानी में मिलाएंगे और इनका भी ऐसे छिड़काव कर देंगे जिससे नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों तना छेदक व फुदका रोग है, और तना छेदक या फुदका, तो तना छेदक से याद रखना है, तने में छेद हो जाएगा तो तना फ्यूज हो जाएगा, तो फ्यूज से फ्यूरोन यानी कार्बोफ्यूरॉन। कितनी मात्रा लेंगे इसकी, तो कार्बोफ्यूरॉन की 20 kg मात्रा लेंगे और इसको 500 लीटर पानी में मिलाएंगे और इसका छिड़काव कर देंगे। अब बग या थ्रिप्स, तो बग क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना उसके अंदर बग आ जाता है, तो बग को नियंत्रण करने के लिए एंटीवायरस डाला जाता है, तो इसे एंडोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, 500 ml मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, 500-600 लीटर पानी में मिलाएंगे और छिड़काव कर देंगे। तो ये हो गए अपने खरपतवारों का नियंत्रण हो गया। अब खरपतवारों के बाद में आता है डिजीज दोस्तों कौन कौन से होता है, अगमारी। एक तो होता है जीवाणु अगमारी रोग, पहला है जीवाणु अगमारी। दोस्तों जीवाणु अगमारी, तो जीवाणु तो खुद ही बोल रहा है, जीवाणु आ गया इसे मारो। ये क्या बोल रहा है, जीवाणु आ गया इसे मारो। तो जीवाणु आ गया इसे मारने के लिए अपन क्या करेंगे, स्टेप लेंगे। किसका, साइकिल का, तो स्टेप्टोसाइक्लिन। इससे क्या रखना है, जीवाणु अगमारी, तो जीवाणु आ गया इसे मारो। तो कैसे मारेंगे, स्टेप लेंगे। किसका, साइकिल लेंगे और बाजार जाएंगे, दवाई लेकर के आएंगे। तो कौन सी दवाई, यानी स्टेप्टोसाइक्लिन, यानी स्टेप कैसे लेंगे, साइकिल वाला, तो स्टेप्टोसाइक्लिन यानी स्टेप्टोसाइक्लिन, स्टेप्टोसाइक्लिन। तो इसको 500 लीटर पानी में मिलाएंगे और यहाँ पर इसका जो छिड़काव है वो कर देंगे, समय समय पर करते रहेंगे। तो क्या है, दूसरा है ब्लास्ट और पत्ती धब्बा रोग। तो दोस्तों ब्लास्ट होगा तो पत्ती में धब्बा तो जरूर होगा, यानी ब्लास्ट व पत्ती धब्बा। तो ब्लास्ट होगा तो सीधी सी बात है, पत्ती में धब्बा तो जरूर लगेगा। तो जैसे कि ब्लास्ट हुआ, पत्ती में धब्बा लगा, तो अब कोई यकीन नहीं करता कि ब्लास्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए उसको जेब में रख के लाना पड़ेगा पत्ती को, ठीक है। किसमें, मेरी जेब में रख कर लाऊंगा। तो इसमें मैं इनको जेब, यानी कि जेब में रख कर लाऊंगा, यानी जेब, तो कौन सी जेब, मैं इनको जेब, यानी मेरी जेब में रख करके लाऊंगा। तो इसके लिए कौन सा, मैन को जेब, यानी कि 1 से 1.5 kg मात्रा लगने वाली इसकी। 500 लीटर पानी में घोलेंगे और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जैसे अपन ने फसल बोई है उसमें इसको लगा देंगे। दोस्तों बीमारी होती है अपनी खत्म। जीवाणु अगमारी रोग, तो जीवाणु तो खुद कह रहा है, जीवाणु आ गया इसे मारो। तो मारने के लिए अपन स्टेप उठाएंगे, किसका, स्टेप लेंगे, साइकिल का। साइकिल लेंगे, साइकिल उठाएंगे और फिर जाएंगे अपन दवाई लेने। तो स्टेप लिया किसका, साइकिल का, तो स्टेप्टोसाइक्लिन 25 ग्राम लेंगे और इसे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोलेंगे और दवाई का छिड़काव कर देंगे। फिर ब्लास्ट या पत्ती धब्बा रोग होता है, तो ब्लास्ट हो गया तो पत्ती में धब्बा पड़ गया। तो अपन यकीन कैसे कराएंगे कि पत्ती में धब्बा पड़ गया, ब्लास्ट हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए सबूत के लिए एक पत्ती जेब में रख लेंगे। तो जेब से मैन को जेब की कितनी मात्रा लेंगे, 1 से 1.5 kg मात्रा लेंगे और इसको 500 लीटर पानी में घोल के और इसमें फसल में अच्छी तरीके से दे देंगे, जिससे रोग वोग सब दूर भाग जाएंगे, ठीक है ना। रोग भोग जगह निकट ना आवे, ठीक है ना। उसके बाद में अपन क्या रोग हो गए। अब बात करें कटाई और मड़ाई की। दोस्तों कटाई करना भी जरूरी है, फसल बोई है तो काटेंगे। तो दोस्तों कटाई करने से 10 से 15 दिन पूर्व में जो उसमें पानी भरा हुआ है ना, अपन ने उसमें दबा के पानी भरा है चावल में, धान में, तो उसको निकाल देंगे पानी को और निकालने के बाद में उसकी कटाई कर देंगे। कटाई मतलब 14% तक नमी होने पर इसकी कटाई कर देंगे आराम से। 14% नमी है वो बीजों में, तो उसकी कटाई आसानी से कर सकते हैं।
कटाई एवं मड़ाई। तो कटाई कर देंगे मतलब 10 से 15 दिन पहले पानी निकाल देंगे, और पानी निकालने के बाद में 14% नमी रहती है, तो क्या बोलते हैं जो कटाई स्टार्ट कर दी जाएगी। और इसमें चावल और धान का अनुपात, यानी चावल और जो भूसा है, भूसा का अनुपात कितना रहेगा, चावल का अनुपात 2 रहेगा और भूसा का अनुपात 1 रहेगा। मतलब कि चावल और जो छिलके होते हैं ना, मतलब चावल 2 किलो चावल और 1 किलो भूसा जो अपन कटाई करने के बाद में निकलेगा, तो ये निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात की जाएगी दोस्तों उपज। अब बात करते हैं यील्ड, उपज लास्ट में, यानी कि उत्तर क्या आने वाला है। इतनी मेहनत कर ली, मतलब कि जब से लग रहे हैं अपन, कभी तो क्लाइमेट देख रहे हैं, कभी क्या देख रहे हैं, कभी क्या देख रहे हैं, कभी क्या देख रहे हैं, उसके बाद में आती है इसकी जो मेन क्या है कि उपज, कि उपज कितनी प्राप्त हुई लास्ट में हमको। तो उपज यानी उन्नत किस्मों की उपज, उन्नत किस्मों की उपज। एक तो है संकर किस्म, संकर किस्म में मतलब सिंचित और असिंचित 2 तरीके की होती है। तो सिंचित में असिंचित होगी, उसमें तो होगी 35 से 45, असिंचित में 35 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब दबा के होगी सिंचित। सिंचित में होगी 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना। अब बात करेंगे भैया सामान्य में, ही तो संकर की हो गई, सिंचित और असिंचित की। अब सामान्य में कितनी होगी, तो भैया सामान्य में तो मतलब ठीक ठाक सी हो जाएगी। इसमें होगी 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों ये मतलब उपज कितनी है, संकर होती है ना, संकर उन्नत किस्म होगी, उसमें जो संकर किस्म को बोएंगे सिंचित और असिंचित क्षेत्र में। तो असिंचित क्षेत्र में तो 35 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और सिंचित क्षेत्र में 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और सामान्य होगी 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा जो चावल का टॉपिक है वो खत्म होता है।